हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रवाह में। आज हम क्लास 8 के किंजल पुस्तक से सेकंड चैप्टर परीक्षा को पढ़ेंगे। ये कहानी है और ये बहुत सुंदर कहानी और शिक्षाप्रद है। इसमें एक गहरी नैतिकता छुपी हुई है। सच्चा नेतृत्व सिर्फ योग्यता या दिखावे से नहीं बल्कि करुणा, साहस और आत्मबल से पहचाना जाता है। प्रेमचंद ने परीक्षा में कर्तव्यपरायणता आदि विचारधारा पर प्रकाश डाला है। उन्होंने हमें इसमें दिखाया है कि सुजान सिंह ने रियासत के दीवान के पद के लिए उम्मीदवारों की परीक्षा किस प्रकार ली। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े मतलब वृद्ध हो गए, तो उन्हें परमात्मा की याद आई। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो ईश्वर को याद करते हैं। महाराज से उन्होंने निवेदन किया कि दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की है, अब परमात्मा की भी सेवा करने की आज्ञा चाहता हूँ। दूसरे, अब अवस्था ढल गई, अर्थात उम्र ज़्यादा हो गई है, राज का संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लग जाएगा, सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाएगी। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील और नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने ना माना तो हार कर उन्होंने प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त ये रख दी कि रियासत के लिए एक नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में ये विज्ञापन निकाला गया। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में ये विज्ञापन निकला। विज्ञापन अर्थात सूचना या घोषणा। देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। जो सज्जन अपने को इस काम के योग समझे वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। ये जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हों। उन्होंने जो विज्ञापन निकलवाया उसमें ये शर्त की कोई ज़रूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो, मगर उन्हें हष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। एक महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस पद पर सुशोभित होंगे। अभी तो होता है जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें रिटर्न लिया जाता है, लिखित परीक्षा होती है, लेकिन उस समय जो ये परीक्षा हुई थी उस समय इसी तरह से हुई थी। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे, अर्थात वहाँ पे हर तरह के लोग आने लगे। कोई पंजाब से चला आता तो कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी था, कोई पुरानी सादगी पर मिटता हुआ था। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभवों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते, उषा के दर्शन करते, अर्थात वो सुबह सुबह उठ जाते थे। मिस्टर बा को हुक्का पीने की लत थी, परंतु आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगरेट पीते थे। मतलब किसी को पता ना चले कि इनको हुक्का पीने की आदत है या सिगरेट पीने की आदत है, वो दरवाज़ा बंद करके अपना ये काम कर लेते थे। मिस्टर सा, द और जा से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था। मतलब उनके घर में तो बहुत सारे नौकर थे, उनके नौकरों के वो लोग नाक में दम किए रहते थे। लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते। महाशय का नास्तिक थे, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी भी पदच्युत होने की शंका होने लगी। पदच्युत मतलब अपने पद से हट जाना, बर्खास्त हो जाना। तो पंडितों को लगने लगा कि सबसे बड़ा पुजारी तो यही हो गया, कहीं हमको ना मंदिर से हटा दिया जाए। मिस्टर ला को किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े धर्मग्रंथ खोले पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बातचीत कीजिए वो नम्रता और सदाचार का देवता मालूम होता था। लोग समझते थे कि एक महीने की झंझट है, मतलब एक ही महीने की परेशानी है, इशारे दिखावे करने में लगे हुए थे। किसी तरह से काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है कि तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता है।
लेकिन मनुष्यों का वो बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था। बूढ़ा जौहरी कौन है? जो देवगढ़ के दीवान थे सुजान सिंह, वही बूढ़ा जौहरी है। कि इन बगलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है, क्योंकि सब तो दिखावा कर रहे थे। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। ये प्रस्ताव हॉकी के मंजे खिलाड़ियों ने पेश किया। ये भी तो आखिर विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें? संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम आ जाए। जिसको हॉकी आती थी उन्होंने प्रस्ताव रख दिया कि चलो हॉकी खेलते हैं। चलिए, तय हो गया, कोड बन गए, खेल शुरू हो गया। गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरे खाने लगी। अप्रेंटिस अर्थात प्रशिक्षु, जो सीखने वाले कर्मचारी होते हैं उनको अप्रेंटिस कहते हैं। ठोकरे खाने लगी। रियासत देवगढ़ में ये खेल बिल्कुल निराला था। खेल बड़े उत्साह से जारी था। दावे के लोग जब गेंद लेकर तेजी से उठते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली जाती है, लेकिन दूसरी ओर खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह से रोक लेते थे मानो लोहे की दीवार खड़ी हो, मानो लोहे की दीवार हो। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आँख और चेहरे से झलक रही थी। हाँपते हाँपते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। अंधेरा हो गया। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल ना था। पथिकों को नाले में से चल कर आना पड़ता था। खेल अभी खत्म हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे, मतलब वो थक गए थे तो थोड़ा सुस्ता रहे थे, कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर ना चढ़ सकी। वो कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था। गाड़ी फिर खिसक कर ढाल पर पहुंच जाती। जैसे वो धक्का लगाता था वो फिर नीचे की तरफ चला जाता। ढाल मतलब नीचे की तरफ जाने वाला रास्ता। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकि वहाँ कोई सहायक नजर ना आता था। गाड़ी को अकेले छोड़कर वो कहीं जा भी नहीं सकता था। बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ था, अर्थात बहुत मुसीबत में फंसा हुआ था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए झूमते झामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस ना हुआ। उसने हिम्मत नहीं की कि किसी खिलाड़ी से कह दे कि मेरी गाड़ी को हाथ लगा दो और बाहर निकल जाए। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, मतलब देखकर अनदेखा कर दिया। उनमें सहानुभूति का नाम ना था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए इसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ वो धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात अर्थात अचानक उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। वो ठिठक गया। ठिठक मतलब रुक गया। किसान को देखते ही सब ज्ञात हो गया। वो जान गया। हॉकी स्टिक किनारे रख दी, कोट उतार डाला और किसान के पास आकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा कि एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। डर कर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? अब जो किसान था वो थोड़ा डरा हुआ था। उसने कहा, कैसे कहूँ इससे कि हाँ मेरी गाड़ी निकाल दो? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। उसने किसान से कहा, तुम गाड़ी पर बैठ जाओ और जाके जो उसमें बैल लगे हुए थे उनको खिसकाने की, बैलों को संभालो और मैं इधर से पहियों को ढकेलता हूँ। किसान गाड़ी पर आकर बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर खिसकाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा था। वो घुटनों तक ज़मीन में गड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। उसने जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला। उनकी हिम्मत बन गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया। बस गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, आप मुझे कुछ इनाम देंगे? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या ये सुजान सिंह तो नहीं? आवाज़ मिलती जुलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद वो उसके दिल के संदेह को भांप गया था। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है, अर्थात मेहनत करने से अच्छा फल मिलता है। ये लोकोक्ति है,
इसका कहने का तात्पर्य है कि अगर हमें कुछ कीमती, बड़ा या मूल्यवान हासिल करना है तो हमें कठिन परिश्रम, साहस और धैर्य दिखाना होगा। जैसे मोती पाने के लिए समुद्र की गहराई में उतरना पड़ता है, वैसे ही जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत और जोखिम तो उठाना पड़ेगा। निदान महीना पूरा हुआ, उनको टाइम दिया गया था वो कंप्लीट हो गया। चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार अर्थात जो कैंडिडेट थे, लोग प्रातःकाल से ही अपने किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। रिजल्ट आने वाला था। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य यानी धनी लोग थे। राजा के कर्मचारी और दरबारी और दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए आबिराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरी दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया उसके लिए क्षमा कीजिए। मुझे इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया और साथ ही साथ आत्मबल भी। हृदय वही है जो उदार हो, आत्मबल वही है जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमको एक ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम होते हैं, और जो है वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। उन तक हमारी पहुंच ही नहीं है। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। अर्थात उन्होंने जानकीनाथ को सेलेक्ट कर लिया। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने पंडित जानकीनाथ की तरफ देखा और उम्मीदवारों के दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था और इन आंखों में ईर्ष्या थी। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होने पर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ाए, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का निवास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। अर्थात वो डगमगाएगा नहीं, ललचाएगा नहीं। वो चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म के मार्ग से कभी ना हटेगा। ये कहानी प्रेमचंद जी ने लिखी है। इस कहानी से हमें जो शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और सेवा की भावना सबसे बड़ी होती है। जो दूसरे लोगों की मदद करता है और बिना दिखावे के अच्छा काम करता है, वो असली हकदार होता है। दिखावा और बनावटीपन सच्ची योग्यता दिखावा और बनावटीपन में सच्ची योग्यता नहीं छिपती। जो लोग केवल अभिनय करते हैं वे अंत में पहचान लिए जाते हैं, और असली सच्चाई करने वाले असली अच्छाई व्यवहार में झलकती है, ना कि बाहरी। जब जानकीनाथ ने किसान की गाड़ी निकाली तब उसने सच्ची मानवता और सेवा का परिचय दिया। जो भी व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में डटकर काम करे, हार ना माने, वही आगे बढ़ता है। कहानी हमें सिखाती है कि एक अच्छे पद के लिए केवल डिग्री नहीं बल्कि अच्छे चरित्र और आचरण की आवश्यकता होती है। अर्थात सच्चे गुण, दया, साहस और सेवा की भावना ही व्यक्ति को महान बनाते हैं, ना कि झूठा दिखावा या बनावटी आचरण। ये आपकी कहानी है और इसमें लेखक का परिचय है। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार और कहानी लेखक माने जाते हैं। उनका जन्म बनारस के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। इससे आपके छोटे छोटे प्रश्न निकल सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप लेखक का परिचय भी जरूर पढ़िएगा, उनकी रचनाएं, उनका जन्म स्थान आदि। आगे आपको इसके पाठ के प्रश्नों के उत्तर और अन्य अभ्यास कार्य